वेलकम अगेन। आज देखते हैं लेक्चर नंबर सेकंड अपने लाइट चैप्टर का। तो जिसमें हमें क्या देखना होगा, जिसमें पहले डिस्कस करेंगे पार्टिकल और वेव नेचर ऑफ लाइट, तो उसके बाद रिफ्लेक्शन को पढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए हमें क्या करना है। पहले हमें यह समझना है कि लाइट जो है, लाइट वेव है या पार्टिकल है। ठीक, वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक, तो देखिए बात को समझे अच्छी तरीके से। पहले ये इसी चीज को कलर ठीक साहिल वाइट है कि ब्लैक। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लाइट के नेचर के बारे में बात करूं कि लाइट का कौन सा नेचर है, उसका पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है, तो पहले तो यही डिस्कस करते हैं। देखिए जो लाइट है ये वेव भी है, ये क्या है, एक तो वेव भी है और क्या है, वेव प्लस क्या, इसका पार्टिकल नेचर, मतलब दोनों। लाइट तो वेव भी है और क्या है, पार्टिकल भी है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है लाइट वेव है या पार्टिकल है, तो आप क्या बताओगे, लाइट वेव भी है और क्या है, पार्टिकल भी है। ठीक, तो अब वो आगे समझेंगे किसने पार्टिकल बताया था, किसने वेव बताया था। अगर मैं मेनली बात करूं, ये वेव पार्टिकल जो ये कंसेप्ट दिया था, ये किसने दिया था। पहले तो ये कंसेप्ट आइंस्टाइन ने दिया था कि लाइट का जो है एक ड्यूअल नेचर लाइट का है। ठीक, आइंस्टाइन ने क्या बताया था, जो ये लाइट है इसका ड्यूअल नेचर है। क्या है, ड्यूअल नेचर, मतलब ये वेव भी और क्या है, पार्टिकल। ठीक, ये बात तो हो गई आइंस्टाइन की। तो उसके बाद इसी कंसेप्ट को, ये जो यहाँ पे कंसेप्ट आइंस्टाइन ने बताया, आइंस्टाइन ने ये कंसेप्ट क्या बताया था, ये आइंस्टाइन ने कंसेप्ट खाली बताया लाइट के लिए। किसके लिए बताया, लाइट के लिए। फिर आ गया डी ब्रोगली। अब स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन की गारंटी मेरे पास नहीं है, और ये बंदा क्या करा, ये बंदा इसी कंसेप्ट को लेके इसने एक्सटेंड किया इसे बाकी ऑब्जेक्ट्स पे भी। ठीक है, पार्टिकल्स पे, इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए। तो इसने क्या बताया, हर कोई चीज जो होती है उसके जो होते हैं, उसका जो होता है ड्यूअल नेचर होता है। मतलब वो अगर पार्टिकल होगा तो उसका वेव नेचर भी उसके साथ होगा। ठीक है, आई बात समझ। तो चले, हमने तो ये चीज देख ली। पहले तो हमने ये कंसेप्ट क्लियर किया कि लाइट जो है ये वेव भी है, पार्टिकल भी है। ठीक है, तो इस का यूज क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस ड्यूअल नेचर का जो यूज होता है क्वांटम फिजिक्स में बहुत ज्यादा होता है। और एक बात यहां से अगर मैं एक बात आपको बताऊं, चले आगे देखते हैं इसकी हिस्ट्री को। देखिए यहां पे लिखा हुआ है लाइट जो है ये क्या करती है, इसका ड्यूअल नेचर है, मतलब एक तो ये वेव नेचर भी है इसका। ठीक, तो वेव नेचर से क्या होता है, जैसे इंटरफेरेंस, और इन्होंने यहां पे ये नहीं डाला है कॉमा, डिफ्रैक्शन और एंड पार्टिकल। पार्टिकल जो नेचर है ये क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए ये जो है जैसे कि इंटरफेरेंस, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये आपका कंसेप्ट जो है ये प्रूव होता है जब आप लाइट को एज ए वेव मानते हैं। क्या मानते हैं, जब आप एज ए वेव मानते हैं लाइट को, तब ये इंटरफेरेंस वाला कंसेप्ट प्रूव हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है क्या एक्चुअलिटी में, जब आप लाइट प्लस लाइट को मिलाते हैं, यहां पे आपके पास डार्क बनता है, तो इसे ही इंटरफेरेंस कहते हैं। बाकी जो कंसेप्ट होगा ये पूरा का पूरा कंसेप्ट ये आप आगे पढ़ोगे 12th क्लास में। ठीक, अभी 10th में हमें इन चीजों को नहीं पढ़ना है, तो इसलिए मैं उतना ज्यादा बताऊंगा नहीं। ठीक, अगर मैं इसी तरीके से डिफ्रैक्शन, वैसे प्रोनाउंसिएशन का मैं नहीं ले सकता हूं गारंटी, और स्पेलिंग की भी तो गारंटी नहीं है। ठीक, और ये जो डिफ्रैक्शन है ये क्या है, देखिए जब आपके पास स्मॉल एक ऑब्जेक्ट होता है तो ये लाइट क्या करती है, बेंड करती है। क्या करती है, बेंड करती है। कब, जब आपके पास एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। और ये वाला जब, ये वाला भी कंसेप्ट क्या होता है, ये वेव नेचर से ही प्रूव होता है। मतलब ये जो दोनों कंसेप्ट है ये वेव नेचर से प्रूव हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ लाइट वेव है। लेकिन यहां से अगर मैं एक बात करूं जो कि आपके आइंस्टाइन ने दिया था, एक कंसेप्ट दिया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, मैं स्पेलिंग यहां से देख के लिख रहा हूं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
देखो ये वाला जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है क्या आपके पास, ये कंसेप्ट है क्या आपके पास, अगर आपके पास एक मेटल होगा, ठीक है, उस मेटल में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक, तो यहां से जब आप लाइट पड़ती है इन मेटल्स पे, वहां से और कुछ भी थ्रेशोल्ड वगैरह वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक, ये लाइट आ गई, लाइट आ रही है तो एक्चुअलिटी में क्या आ रही है आपकी, जो एक्चुअली क्या आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं, मतलब लाइट जो आगे पीछे में ये बात बता दूंगा। देखिए हमने जो यहां पे बात की ना, लाइट एक वेव है और पार्टिकल है, जो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का जो नाम होता है वो फोटॉन होता है। क्या होता है, मतलब अगर आपको कभी पूछा जाएगा लाइट किस पार्टिकल से बना है, तो आप बताओगे लाइट जो है ये फोटॉन पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक, फोटॉन पार्टिकल्स की जो है लाइट बनी हुई होती है। चले थोड़ी सी और डिटेल्स में बाद में फोटॉन के बारे में देता हूं, पहले तो ये समझिए। देखिए अब यहां से फोटॉन्स आ रहे हैं, तो ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे, तो इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बस आई बात समझ। लेकिन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल दैट बाय द फोटॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वैसे और बातें भी हमें समझनी होगी, अगर इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डेप्थ में पढ़ेंगे तब हमें थोड़ी सी चीजें समझनी होगी, क्योंकि इनकी भी थोड़ी सी एनर्जी होती है, उनकी भी एनर्जी, इन फोटॉन्स की एनर्जी उससे ज्यादा, वो सारा कुछ सिस्टम, ठीक, लेकिन अभी इसको डिस्कस नहीं करते, जब कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो तब डिस्कस करेंगे, 10th में ये चीजें नहीं है, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, जो ये इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वाला है ये तो वेव नेचर से हमारे पास प्रूव होते हैं, इससे वेव नेचर से, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रिक वाला इफेक्ट, या तो आपके पास और एक इफेक्ट भी आता है वो आगे देखेंगे, तो वो जो इफेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके पास यहां पे पार्टिकल नेचर को मान के प्रूव होते हैं। तो इसी के बेसिस पे आप क्या कहते हो, इसके दो क्या है, इसका क्या है, लाइट का ड्यूअल नेचर, मतलब ये वेव भी है लाइट भी। देखिए मैंने आपसे बात की थी, जो ये लाइट है ये बनी है फोटॉन पार्टिकल्स की, किन की, फोटॉन पार्टिकल्स की। अब ये जो फोटॉन पार्टिकल है, एक बात याद रखना कि लाइट जो है ये टाइम को एक्सपीरियंस ही नहीं करता है, क्या, लाइट टाइम को एक्सपीरियंस ही नहीं करता है, बात समझ में आएगी, पहली बात। और ये फोटॉन जो होता है, फोटॉन डज एक्सपीरियंस द टाइम, ठीक, आई बात समझ। और सेकंड वन बात, ये जो ये फोटॉन पार्टिकल है, फोटॉन पार्टिकल जो होता है, इस फोटॉन पार्टिकल का जो होता है इसका रेस्ट मास, इसका रेस्ट मास, जो रेस्ट मास होता है, इस फोटॉन पार्टिकल का जो रेस्ट मास होता है, हेलो वही हजरत क्लास क्लास रिकॉर्डिंग कर तो देखो देखो अगर हम फोटॉन की बात करें, हेलो रिकॉर्डिंग करें हजरत, तो अगर हम इस फोटॉन की बात करें, इसका जो रेस्ट मास होता है वो जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अगर आप बात करें, मास तो होता है इसके पास, लेकिन उसे हम कहते हैं काइनेटिक मास, क्या कहते हैं, रेस्ट मास नहीं होता है, काइनेटिक मास होता है। अब ये काइनेटिक की बात जहां पे भी आएगी ना, वहां पे कंसेप्ट आता है मोशन का। मतलब अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, वो एनर्जी जो ड्यू टू मोशन प्रेजेंट हो एक ऑब्जेक्ट में, जैसे अगर ये पेन रुका हुआ होगा तो आप इतना कंसेप्ट समझ लो, अगर आपके पास क्या होगा, एक पत्थर होगा, स्टोन, यहां से काइनेटिक का थोड़ा कंसेप्ट समझ, स्टोन, ये स्टोन रेस्ट पे, या स्टोन यहां पे एक बंदा है, अब स्टोन जो मैंने उठाई ये मैंने इस बंदे पे मारी, ये स्टोन चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तब ज्यादा नुकसान होगा जब इसको मैं मारूंगा 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब मैंने स्टोन मारी सेम वेट की, सेम मास की, एक बार थी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरी बार थी 10 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा नुकसान कब होगा, मतलब इसको चोट ज्यादा कब लगी, जब ज्यादा स्पीड होगी। तो मतलब इसमें स्पीड की वजह से, मोशन की वजह से एनर्जी प्रेजेंट, एनर्जी आई, किसमें आई, इस स्टोन में एनर्जी आई मोशन की वजह से, तो उस एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसी तरीके से
जब एक ऑब्जेक्ट चलता है, बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलता है, तो उसका मास क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक मास। तो इसका रेस्ट मास जो होता है 0 होता है, लेकिन जब ये चलता है तब इसके पास एक मास आता है, उसे कहते हैं काइनेटिक मास। तो मतलब फोटॉन के पास क्या होता है, एक काइनेटिक मास होता है। बात समझ में आई? ठीक। फोटॉन की आपके पास एनर्जी भी होती है, फोटॉन की क्या होती है, एनर्जी भी होती है। ठीक। और उस एनर्जी को निकालने का एक फॉर्मूला भी है, तो वो एनर्जी जो है एच वी इस तरीके से। ठीक। और इसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और इसका जो आप नाम देते हैं ये फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक। लेकिन इसको छोड़ दो, इस कंसेप्ट को छोड़ दो, इस वाले, लेकिन ये याद रखना कि इसके पास एनर्जी भी होती है। और ये जो फोटॉन्स ट्रेवल करते हैं, इनकी जो स्पीड होती है, मतलब जो लाइट की स्पीड होती तो 2.99 कुछ, लेकिन इसको अप्रोक्सीमेट मान के लेते हैं हम 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, और इस स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट किया जाता है सी से। और जहां पे भी आपको सी मिलेगा उसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन ये सबसे ज्यादा स्पीड है लाइट की, ये होती किसमें है, वैक्यूम में होती है। मतलब वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये रिप्रेजेंट की जाती है सी से। मतलब अगर कभी भी फिजिक्स में आपके पास सी मिलता है तो आप क्या कहोगे, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक। इन वैक्यूम। लेकिन जब डिफरेंट आपके पास मीडियम्स आते हैं, मतलब अगर आपके पास क्या आएगा, अगर वाटर आएगा, तब आपके पास स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है। ये मैक्सिमम स्पीड है, मैक्सिमम, लाइट से ज्यादा किसी की स्पीड नहीं होती, मैक्सिमम स्पीड। अगर यहां से वाटर की बात करूंगा तो इस लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, वहां पे सी से रिप्रेजेंट नहीं होगा। सी से जो स्पीड रिप्रेजेंट होती है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड क्या होती है, वैक्यूम में होती है। ठीक। अब आगे देखो, अब यहां पे हमने कंसेप्ट को पढ़ा था, एक तो वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी, दोनों थ्योरीज। जैसे कि वेव थ्योरी जो दी थी हाइजेंस और मैक्सवेल ने दी थी। ठीक। और यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक। ये क्या था, इनका एविडेंस क्या था, एक तो इंटरफेरेंस, और जो कि यंग्स डबल, ये स्लाइड होना चाहिए, एक्सपेरिमेंट। ठीक। तो इसी तरह से डिफ्रैक्शन, बेंडिंग अराउंड द एज, और पोलराइजेशन, डायरेक्शनल अरेंजमेंट। तो मतलब ये जो होती है ये वेव थ्योरी। ठीक। इस वेव थ्योरी को क्या क्या सपोर्ट करते हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स इन्हें सपोर्ट करते हैं, वो ये सारे एक्सपेरिमेंट, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे इसको सपोर्ट करते हैं। और ये जो पार्टिकल थ्योरी है ये किस किसने, न्यूटन ने और एनस्टाइन ने। ठीक। और एनस्टाइन ने ही फिर बताया ड्यूअल नेचर। बात समझना, एनस्टाइन ने क्या किया, पहले तो न्यूटन ने क्या बताया, न्यूटन ने आपके पास बताया कि जो लाइट है ये पार्टिकल से बनी होती है। उन पार्टिकल्स का जो एनस्टाइन ने नाम दिया था वो कॉर्पस्क्यूल्स दिया था। ठीक है। तो अब जब न्यूटन ने जो नाम दिया था इन पार्टिकल्स का, न्यूटन ने पहले कहा था लाइट जो है पार्टिकल्स की, फिर उन पार्टिकल्स का नाम बताया था कॉर्पस्क्यूल्स। लेकिन फिर आपका आ गया एनस्टाइन, इसने बताया पार्टिकल्स की बनी होती है, उन पार्टिकल्स का नाम दिया फोटॉन। लेकिन यही जो एनस्टाइन होता है, यही एनस्टाइन जो है ड्यूअल नेचर को प्रपोज करता है। ठीक। तो इसका एविडेंस क्या है, जो ये एविडेंस क्या है इस चीज का कि ये पार्टिकल है, लाइट जो है ये पार्टिकल से बनी है। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्क्रैचिंग, एक्सरेज, कोलाइडिंग लाइक पार्टिकल्स। ठीक है। तो ये सारे जो इसने बताए, ये सारे एविडेंस किसको, ये सपोर्ट करते हैं पार्टिकल नेचर को। ये सारे एविडेंस वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं, ये पार्टिकल नेचर को। लेकिन यहां से जो मिल के आया, यहां से जो मिल के आया वो क्या आया, वो ड्यूअल नेचर आया। क्या आया, वो ड्यूअल नेचर आया। मतलब देखो बात समझो, यहां से जो ये वाले एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, यहां से ये वाले, ठीक, ये वाले सपोर्ट आपके किसको करते हैं, ये करते हैं वेव नेचर को सपोर्ट सारे, ये करते हैं किसको, पार्टिकल नेचर को सपोर्ट। लेकिन यहां से क्या हुआ, एनस्टाइन जो आया, एनस्टाइन ने फिर बताया कि पार्टिकल जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, लेकिन इन वालों को मिला के इसने बताया कि इसका क्या है, ड्यूअल नेचर है। बात समझ में आ गई। तो ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मतलब एक तो वेव भी है और क्या, पार्टिकल। मतलब यहां पे जो ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, यहां पे जो ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, यहां पे वेव लाइट, मतलब ये जो लाइट है ये एज ए वेव एक्ट करती है, और यहां पे जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं यहां पे एज ए पार्टिकल एक्ट कर रही है। ठीक। तो ये ड्यूअल नेचर दिया किसने, क्रेडिट तो मेनली जाता है, क्रेडिट जो मेनली जाता है वो आइंस्टाइन को जाता है।
लेकिन फिर आपके पास जो आया डी ब्रॉगले आया, उसने इसी कंसेप्ट को, जो मैंने आपको पीछे भी बताया, इसी कंसेप्ट को उसने यूज किया और इसी कंसेप्ट को यूज करके उसने एक्सटेंड किया इन्हें बाकी चीजों में भी। ठीक, आई बात समझ आपको? ये तो था कुछ पार्टिकुलर वेव नेचर का कंसेप्ट। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें आगे जाना होगा। देखिए ये चीजें आपने अभी एक्सपेरिमेंट्स ये नहीं समझनी है आपने। ठीक, ये समझोगे आप 10th 12th क्लास में, ऑप्टिक्स वाले। देखिए अब हमें रिफ्लेक्शन पे जाना है, लेकिन रिफ्लेक्शन पे जाने से पहले अगर मैं यहां से लाइट की बात करूं, लाइट की बात करूं, अब अगर एक कंसेप्ट आपको मैं बता दूं लाइट क्या है, तो आप बताओगे लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये तो आप बताओगे लाइट क्या है। अब लाइट का क्या है, ड्यूअल नेचर है, ये भी आपको पता है। और ये क्या है, लाइट जो है, लाइट क्या है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। देखो अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ना, ये ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें आपके पास अलग अलग रेज आते हैं, एक्स रेज आते हैं, गामा, यूवी, बाकी बाकी। ठीक, लेकिन लाइट हम किस पोर्शन को कहते हैं? देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट हम किस पोर्शन को कहते हैं, लाइट किस पोर्शन को कहते हैं? देखिए वेवलेंथ्स अलग अलग होंगी, मतलब वेवलेंथ, एक्सरेज की वेवलेंथ अलग, इंफ्रारेड की अलग, बाकी बाकी की अलग वेवलेंथ होगी। जिसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक रेडिएशन है 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके तो 7000 एंगस्ट्रॉन, ये वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है ये हमारे लिए विजिबल होती है। क्या होती है? विजिबल, मतलब हम इन्हें देख पा रहे हैं। ठीक, और इसी पार्ट को हम लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती है ये बहुत सारी एक्सरेज, इसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं। तो अगर मैं लाइट की बात करूंगा, लाइट की जो वेवलेंथ होती है 4000 से लेके 7000 के बीच में जितनी भी मतलब जितनी भी वेवलेंथ्स आती है वो सारी क्या है, वो विजिबल है हमारे लिए, और उसी को क्या कहते हैं हम? उसी को लाइट कहते हैं, उस पोर्शन को लाइट कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये लाइट की बात हमें समझ आ गई। ठीक, और एक बात अगर मैं बताऊं, लाइट जो है, अगर एक कंसेप्ट को बताएं, ये लाइट जो है ये इनविजिबल है। लाइट है क्या? एक्चुअली ये लाइट जो है ये इनविजिबल है। ठीक है, ये विजिबल नहीं है, ये इनविजिबल है। लाइट तो हमें दिखाती है बट खुद नहीं दिखती है, ये क्या है? इनविजिबल है। अब लाइट विजिबल कब बनती है? बात सुनिए, लाइट तब इनविजिबल बनती है अगर हम, जब ये किसी चीज पे पड़ के या इसकी स्क्रैचिंग हो, स्क्रैच क्या कहते हैं इसको, स्क्रैचिंग ऑफ लाइट्स ना कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन मुझे वैसे नहीं आती। ठीक, स्क्रैटर्ड। और इसके बाद रिफ्लेक्शन, या तो रिफ्लेक्शन हो रिफ्लेक्शन बाबा नहीं, स्क्रैचिंग को हम समझते हैं, स्क्रैचिंग स्क्रैचिंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। चैट जीपीटी चाहिए और स्क्रैचिंग क्या स्पेलिंग सर? क्या? आज के प्रोनाउंसिएशन था कुछ
scattered, स्कैटर्ड, scattered, स्कैटर्ड। देखो जब ये लाइट स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है या तो रिफ्लेक्शन होती है, तो तभी हमें ये लाइट क्या दिखती है, वरना ये खुद जो है इटसेल्फ इनविजिबल है। ठीक है, वैसे प्रोनाउंसिएशन मुझे कभी भी नहीं आती, कोशिश करेंगे इसे इंप्रूव करने की। ठीक, तो देखें अब हमें आगे किस पे जाना है, वो जाना है हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? देखिए रिफ्लेक्शन से पहले हमें क्या समझना होगा, रिफ्लेक्शन से पहले एक काम करते हैं, मिरर को समझते हैं। किसको समझते हैं? मिरर को। ये जो मिरर होता है, मिरर जो होता है ये क्या चीज होती है? ऑफ लाइट। ठीक, ये क्या होता है? ये वन साइडेड पॉलिश्ड होता है, वन साइड पॉलिश्ड होता है। इन्हें हम मिरर कहते हैं। ठीक, जिस तरीके से मिरर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, एक लाइन इस तरीके से फिजिक्स में, और ये जो हमने यहां से लाइन से पीछे से दी, ये शो करती है ये है पॉलिश। ठीक, और सिल्वर जो माना जाता है बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है, सिल्वर। ये कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बस ये बच्चों से बात है। बात समझ में आ गई? मिरर जो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, उसे मिरर कहते हैं। ठीक, इसमें जो वन साइड होता है वो पॉलिश होता है आपके पास। बात समझ में आ गई? इस तरीके से आप मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डॉट्स ये पॉलिश्ड सरफेस को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आप इसका कनकेव कन्वेक्स वाला खेल भी देख सकते हैं। ठीक, वो आगे देखिए, लेकिन हमें समझना है रिफ्लेक्शन को भाई। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हम किसे कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस। ठीक, देखिए रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? अगर किसी सरफेस पे, देखिए रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? अगर मैं बॉल को मारता हूं दीवार पे, तो दीवार मुझे बॉल वापस देती है। वापस आने को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अगर बॉल दीवार पे मारी तो बॉल वापस आ गई, उसे रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल कहेंगे। अगर साउंड पड़ी तो साउंड रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब जब लाइट पड़ेगी तब उसे मैं क्या कहूंगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, आज मुझे लगता है सिंपल सा कंसेप्ट इसका समझेंगे, बाद में कल इसके थोड़ा सा क्वेश्चंस भी देखेंगे, और इस पे रिफ्लेक्शन पे जो क्वेश्चंस कंसेप्ट्स बनते हैं वो भी देखेंगे। ठीक, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस, तो मतलब अगर यहां पे इस तरीके से मिरर को माना गया है, यहां से इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? डिफाइन साथ में करते जाओ। इंसिडेंट किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे उसे कहते हैं जो टुवर्ड्स द मिरर जाए। ठीक, यहां पे तीन, यहां से रे आई, इंसिडेंट रे, ये क्या हो गई? रिफ्लेक्टेड रे। मतलब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, ये हमारे पास क्या है? मिरर है। एक मिरर है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ गई? और एक नॉर्मल रे है। मतलब रिफ्लेक्शन का, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट रे पड़े, वो वापस आ जाए, उसे क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे। मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, किसी पे लाइट का पड़ जाना और वापस आ जाना, उसे मैं रिफ्लेक्शन कहता हूं, सिंपल वर्ड्स में। अब इस रिफ्लेक्शन में कौन कौन से, एक इंसिडेंट रे शामिल होती है, रिफ्लेक्टेड रे और एक नॉर्मल रे शामिल होती है। ठीक, अगर मैं इंसिडेंट रे की बात करूंगा, आप लिख लेना, वो जो मिरर की तरफ जाए। ठीक, विच गो टुवर्ड्स द मिरर। अब रिफ्लेक्टेड विच गोज अवे फ्रॉम द मिरर। अब नॉर्मल जो वाली है, ये नॉर्मल रे जो है, ये नॉर्मल रे जो है, नॉर्मल रे जो है, ये होती है इमेजिनरी। मतलब पहले तो ये रियल होती नहीं है, ये क्या है? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब ख्याल, हमने खुद मान लिया होता है। ठीक, तो ये होती है परपेंडिकुलर टू द मिरर। मतलब ये मिरर के साथ जो बनाती है 90 डिग्री एंगल बनाती है। देखो अगर ये है मिरर, ये आ गई इंसिडेंट रे, ये आ गई रिफ्लेक्टेड रे, मान लिया भाई। अब यहां से आएगा इस तरीके से नॉर्मल, और ये नॉर्मल बनाता होगा यहां से 90 डिग्री, यहां से 90 डिग्री। आपको बात समझ में आई? हाँ आई। और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होता है, जैसे यहां पे दिखाया गया है,
एंगल ऑफ इंसिडेंस भी होता है और आपके पास क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है आपके पास इंसिडेंट, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल रे। जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है यहां से, इसे मैं कहता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सिंबल है एंगल की। जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है इसे मैं कहता हूं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक डन। ये तो रिफ्लेक्शन का ये हो गया कंसेप्ट। अब ये रिफ्लेक्शन को याद रखना, यहां पे इन्होंने यही लिखा है। आप एक और चीज याद करना, इन ए सेम मीडियम। क्या मतलब? ये जो रिफ्लेक्शन होती है, मतलब रे ऑफ लाइट आ गई, फिर इंसिडेंट रे किसी पे पड़ी, फिर वापस आ गई, ये वापस जो आनी चाहिए सेम मीडियम में आनी चाहिए, मतलब सेम मीडियम में। ठीक, तो मतलब जब कभी भी रिफ्लेक्शन होती है, अगर यहां से इंसिडेंट रे एयर में गई तो वहां से भी जो रिफ्लेक्टेड रे वापस आएगी वो एयर में ही आएगी, वाटर में नहीं आएगी। ठीक, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे अगर यहां से इंसिडेंट रे वाटर से गई तो वहां से जो वापस ऑयल में नहीं आएगी, आई बात समझ, या गिलास में नहीं आएगी, मतलब जिससे गया उसी में वापस आया। तो ये इसमें मेन कंसेप्ट है। ठीक, आई बात समझ। तो अब इसके दो लॉज है, एक क्या लॉज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। अगर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 डिग्री होगा। ये बात है, तो ये समझ में आ गई। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 वो भी 30, अगर थीटा वो भी थीटा। अब दूसरी बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे लाई इन द ऑन द सेम प्लेन। देखिए एक प्लेन कहते हैं हम 2D सरफेस, ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे एक सेम प्लेन पे लाई करती है। जैसे यहां पे एक प्लेन रखा गया तो इसी में इंसिडेंट भी आएगी, इसी में रिफ्लेक्टेड भी आएगी, इसी में नॉर्मल भी आएगी। आ रही है बात समझे? जिस प्लेन में, जैसे देखो बात समझो, अगर ऐसे ये हो गया आपके पास एक प्लेन, आई बात समझ, ये हो गया आपके पास दूसरा प्लेन, मान लिया मैंने, इंसिडेंट रे इस प्लेन पे आ गई, रिफ्लेक्टेड भी इसी प्लेन पे आएगी, नॉर्मल भी इसी प्लेन पे आएगी। ये नहीं होगा कि इंसिडेंट इस पे आई तो रिफ्लेक्टेड यहां से आई, ऐसा नहीं होगा। जिस प्लेन पे इंसिडेंट आएगी उसी पे क्या आएगी, नॉर्मल भी, उसी पे रिफ्लेक्टेड भी। ठीक, प्लेन आप किसे कहते हैं? देखो आपके पास जो दीवार होती है, दीवार के कुछ प्लेन्स होते हैं, कमरा जो होता है उसके पास कितने प्लेन्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक, तो मतलब 2D सरफेस, यहां से एक प्लेन है, यहां से एक प्लेन, यहां से एक प्लेन, वहां से एक प्लेन। मतलब अगर इंसिडेंट इस वाले प्लेन पे आ गई, रिफ्लेक्टेड भी इसी पे, नॉर्मल भी इसी पे। ये नहीं होगा इंसिडेंट यहां से आई तो रिफ्लेक्टेड वहां से आई। आ रही बात समझ? ठीक, ये है इसके कुछ क्या लॉज, दो लॉज, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल। अब इसमें है थोड़े से कंसेप्ट जो हम पढ़ेंगे टुमारो। अब इसी में है थोड़े से कंसेप्ट जो रिफ्लेक्शन में ही रहेंगे हमारे पास, वो कल पढ़ते हैं। एक पढ़ेंगे डाइवेशन और दूसरा पढ़ेंगे नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेट, और पढ़ेंगे हम लोग वेलोसिटी वगैरह बाकी चीज, वो सारा कुछ मुझे लगता है कल देखते हैं। मतलब अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को 2 मीटर से चलाया, इमेज कितने से चलेगी? अगर ऑब्जेक्ट को 4 मीटर पर सेकंड से चलाया तो इमेज कितने से चलेगी? वो देखते हैं हम लोग कल। मिलते हैं कल अच्छी तरीके से।